नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिस दौर में तिलचट्टे चर्चा का विषय बने हों और जंतर मंतर पर उनका जुटान विमर्श का केंद्र बन गया हो, उस दौर में बीजेपी के रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो सियासी दांव चला है, उसने उन तमाम राजनीतिक विश्लेषकों और पार्टी अलंबरदारों की नींद उड़ा दी है जो इस बात को लेकर बड़े खुश थे कि देखिए अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया और अब बीजेपी की भद न सिर्फ तमिलनाडु में पिटेगी बल्कि उनका जो अपना दक्षिण का मिशन है वो रसातल में चला जाएगा। और इतना ही नहीं, वो तो इस बात को लेकर भी बड़े मुतमईन थे कि साहब अब मजा आ गया, देखिए सारे तिलचट्टे इकट्ठा हो गए और अब जो है जंजी आ जाएगा और उस जंजी के सहारे नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को हिला दिया जाएगा। लेकिन मजेदार चीज यह है कि जो गेम हुआ है उस गेम को समझिए। यह बड़ा दिलचस्प खेल है और यह खेल अमित शाह ही खेल सकते हैं। यूं ही चाणक्य नहीं कहा जाता उस शख्स को, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी ताने बाने की बुनावट है उस बुनावट का वह शख्स महारथी है। कैसे, वो थोड़ा आप समझिए। बड़ी पीड़ा हो रही है विपक्ष के अलंबरदारों में कि काकरोचों को जंतर मंतर पर जुटने की अनुमति क्यों दे दी गई, जबकि इसके पहले किसान आंदोलन हुआ, कथित उनको जंतर मंतर पर नहीं आने दिया गया। कथित पहलवानों का आंदोलन हुआ, उनको जंतर मंतर पर नहीं आने दिया गया। यानी वो सभी कथित आंदोलन जिसके सहारे विपक्ष अपनी सीट बढ़ाना चाहता था और लेफ्ट लिबरल कबाल नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना चाहता था, उनमें से किसी भी आंदोलन को जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन तिलचट्टों को कैसे दे दी गई? यह बात लेफ्ट लिबरल कबाल के पेट में गुलाटी मार रहा है, उनको गुड़गुड़ हो रहा है कि साहब ऐसा कैसे इन्होंने कर दिया। ये देखिए, ये केंद्रीय गृह मंत्री बखूबी समझते हैं कि जो युवा है उस युवा को नाराज करने कोई मतलब नहीं, वो अपना विरोध जाहिर करना चाहते हैं, आकर जाहिर करें। उन्हें चट से कहा भाई जंतर मंतर पर जितना शोर मचाना हो मचा लो। तिलचट्टे जुट गए, शोर मचा रहे हैं और एक तरह से कहा जाए कि ये प्रेशर कुकर का काम हो गया कि ठीक है आओ शोर मचाओ जाओ। और जो विपक्ष के मंसूबे थे, अरविंद केजरीवाल सरीखे, राहुल गांधी सरीखे, इनके मंसूबों पर जो है पानी फिर गया। अब आते हैं दूसरी बात पर, जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया है किसको? विपक्षी अलंबरदारों को। देखिए, अन्नामलाई के इस्तीफे को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। वो लोग जो राष्ट्रवादी धारा के हैं वह भी इस पर नाक भौं सिकोड़ रहे हैं कि अन्नामलाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सवाल यह है कि अन्नामलाई ने किया है या इस बाबत स्क्रिप्ट लिखी गई है। और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो बिहाइंड द सीन चल रहा है वो सीधे तौर पर पूरी स्क्रिप्ट है। और मुझे लगता है यह स्क्रिप्ट 10 मई को शुरू हो चुकी थी। देखिए, अन्नामलाई लंबे समय से कह रहे थे, तमाम सारी चीजें हो रही थी, लेकिन जब 4 मई को नतीजे आए तो उन नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी कि तमिलनाडु में एक अल्टरनेट पार्टी की जरूरत है, क्योंकि डीएमके से नाराजगी होने के बाद भी वहां की आवाम ने बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन को नहीं चुना। इसका मतलब यह है कि वो एक नए विकल्प के तौर पर ढूंढ रहे हैं। टीवी के मिल गया तो उधर चले गए। अब अगर हमें तमिलनाडु में अपना पैर फैलाना है तो हमें उस तरीके का एक अल्टरनेटिव पैदा करना पड़ेगा। यह बात 4 मई को समझ में आई। 10 मई को प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग यानी श्री रविशंकर क्या होते हैं, और अभी देखिए ये अन्नामलाई साहब आशीर्वाद लेने गए। अब देखिए वो श्री रविशंकर से बकायदे उनसे उनका बड़ा अच्छा नाता रिश्ता है। हर वो शख्स जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, हर उस शख्स का अन्नामलाई से जुड़ाव है। अन्नामलाई दो टूक कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं। भाई विरोध करते वो देखिए, राहुल गांधी विरोध में एकदम कहां तक निकल जाते हैं, लेकिन वो कह रहे मैं सम्मान कर रहा हूं। वो कहते हैं कि रजनीकांत ने पहले हमको ऑफर दिया था, लेकिन बीएल संतोष को हमने कमिट कर दिया था, इसलिए हम उधर चले गए। अब रजनीकांत कौन है? रजनीकांत भी एडमायर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और एक दौर में उनके भी भाजपा में आने की बात हो रही थी, यानी वो भी राष्ट्रवादी धारा के। अब ये आप देखिए कि ये इत्तेफाक है कि श्री रविशंकर हो, रजनीकांत हो,
ये सब उसी धारा के हैं जो बीजेपी की अपनी धारा है राष्ट्रवाद वाली। और फिर आप देखिए भाई, इस्तीफा देने से पहले क्या जरूरत थी अमित शाह से मिलने की? कोई जरूरत नहीं थी साहब। लेकिन वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, 3 दिन इंतजार करते हैं और 5 मई को ऐलान करते हैं और 6 मई को तिलचट्टे जंतर मंतर पर जुटते हैं। ये क्या आपको सब इत्तेफाक लग रहा है कि बड़ा सुंदर संयोग है? ये कोई संयोग नहीं है। जनजी को जो भड़काने की कोशिश हो रही है, तो आप एक तरह से समझिए कि बीजेपी एक तीर से कई निशाने कर रही है। जो जनजी के आइकॉन हैं, उन आइकॉन को अकेला खड़ा कर दे रही है। जाइए आप और अपने पीछे जनजी को लामबंद करिए। अन्नामलाई, पूरा जनजी लामबंद है अन्नामलाई के पीछे। राष्ट्रवाद की प्रखर धारा, प्रखर चेहरा। साहब आप देखिए, ये अमित शाह है। अमित शाह बहुत ऊंची चीज है। अभी देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, पूरी टीएमसी खत्म होने पर आ गई। शुभेंदु अधिकारी भागे भागे आए हैं, कहाँ? दिल्ली की जो इनके ये सांसद हैं सब, लोकसभा और राज्यसभा वाले, वो अब अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं। सोमवार को वो लोग इधर लोकसभा वाले जो इनके टीएमसी के हैं वो मिलेंगे बिरला साहब से, और जो राज्यसभा वाले हैं वो सीपी राधाकृष्णन से मिलेंगे। कहाँ है साहब आप? ये अमित शाह है। और आप लोग नाराज हो जाते हैं कि बताइए अन्नामलाई को कैसे इन्होंने जाने दिया। अन्नामलाई को इन्होंने जाने नहीं दिया है। अन्नामलाई को टास्क सौंपा गया है। 4 मई को जो नतीजे आए तमिलनाडु के, उन नतीजों ने बड़ा साफ कर दिया कि वहां के लोग अब नई पार्टी की तलाश में हैं। डीएमके के तौर पर उन्होंने टीवीके को चुन लिया। एआईएडीएमके के तौर पर किसे चुना जाए? बीजेपी को तो नहीं चुन रहे हैं। तो इसका मतलब तमिल संस्कृति के साथ राष्ट्रवाद की धारा हो। यही एआईएडीएमके की अपनी पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स का चेहरा कौन बन सकता है? अन्नामलाई को उतार दिया गया। जाइए, अब उन्होंने वी द लीडर पार्टी बना ली है। साहब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी अभी तकरीबन 2-2:30 बज रहे हैं भारत के समय के अनुसार, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तब अन्नामलाई ने जो अपना ये मुहिम शुरू किया है, उसमें तकरीबन 14.5 से 15 लाख फॉलोअर हो चुके हैं। ये महज 15 से 16 घंटे में हुए हैं। मतलब हर घंटे 1 लाख लोग जुड़ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? कौन जोड़ रहा है उसमें? आप समझिए कि चल क्या रहा है। अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ी और कई सारे नेता बीजेपी छोड़कर अन्नामलाई के साथ जुड़ गए। कहां से जुड़ गए? बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है। यहां नेता के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां अन्नामलाई गए और उनके साथ कई नेता जुड़ रहे हैं। यह क्या हो रहा है? आपने सोचा? यह बड़ा कैलकुलेटेड मूव है। एक, जनजी को आइकॉन दे देना। दूसरा, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक अल्टरनेट पार्टी खड़ा कर देना। तीसरा, जो सबसे बड़ी चीज है, दक्षिण को साधना। वहां से चीजों को अपने हाथ से निकलने नहीं देना है। 2029 का लोकसभा चुनाव वाकई में बड़ा चुनाव होने जा रहा है और उसके मद्देनजर कांग्रेस तैयारी कर रही है। देखिए, हंसी ठिठोली तो एक अलग मसला है, लेकिन कांग्रेस भी लगी हुई है ना कि साहब हमको दक्षिण में कुछ कुछ करना है। डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कारण यही है। तो आप देखिए कि उधर गोटियां बिछाई जा रही हैं। तो क्या आपने अमित शाह को कच्चा खिलाड़ी समझा है? ये अन्नामलाई ने कहा कि हम अबुल कलाम को अपना मानते हैं, क्या आदर्श, और वो अबुल कलाम स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। कमाल की चीज देखिए, कलाम साहब को राष्ट्रपति बीजेपी ने बनवाया, बीजेपी की सरकार थी। यानी आप देखिए, हर वो प्रतीक जिस पर बीजेपी चलती है या हर वो शख्स जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो सब अन्नामलाई के साथ है और अन्नामलाई उनके साथ है। ये कोइंसिडेंस नहीं है साहब, ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह का। वो जान रहे हैं कि हमें किस तरह से चलना है और कितना खेलना है। तमिलनाडु की राह बड़ी मुश्किल है। द्रविड़ पॉलिटिक्स का वहां बड़ा जोर है और उस जोर में बीजेपी का जोर आजमाइश
फुस हो रहा है और एक नई रवेली पार्टी जो है वो जगह बना ले रही है। बीजेपी को वहां से सीट चाहिए 2029 में और उस सीट के लिए जरूरी है कि एक अल्टरनेट पार्टी खड़ी हो। अन्नामलाई वही विकल्प है। यह दांव है और यह सिर्फ तमिलनाडु को साधने का नहीं है, दक्षिण में एक बड़ा चेहरा दिया जा रहा है बीजेपी को। अभी देखिए पवन कल्याण ने यह बात उठाई एक इंटरव्यू में, सीधे सीधे उन्होंने बात रखी कि वो नाराज हुए इस बात को लेकर कि अन्नामलाई को नहीं जाने देना चाहिए था। तो ये देखिए ये टास्क है जो अन्ना को दिया गया है। तो आप ये समझिए कि बीजेपी की नजर जो है वो सीधे तौर पर मिशन दक्षिण पे है।